नमस्कार दोस्तों। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था मौर्य साम्राज्य के विस्तार को। मौर्य साम्राज्य किस तरह से इस पूरे भारत पर राज करता था। आपने देखा था कि ये दहेज में लिए गए राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय के, अशोक के समय में इतने बड़े साम्राज्य पर कभी एक ही भारत बनता था। उस दौर में मौर्य साम्राज्य का विस्तार इतना अत्यधिक था कि आप देखिए ये जो साम्राज्य था इसको बचा पाना बड़ा मुश्किल कार्य था। अशोक अपने जीवन के अंतिम समय में इतना ज्यादा उदार हो गया था, इतना ज्यादा दानशील हो गया था कि जब तक वो राजा था तब तक तो अन्य लोगों ने उस पर आक्रमण करने की योजना नहीं बनाई। लेकिन अशोक के मृत्यु के बाद आने वाली पीढ़ियां उस अहिंसात्मक रवैये के कारण शासन के विकेंद्रीकरण की ओर अग्रसर हुई। यानी कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ के समय में जिन यूनानियों को दहेज में ले लिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसी हिस्से पर हिंद यवन शासक दोबारा से अपना कब्जा जमा लेते हैं। देख रहे हैं आप। अब मैं इनको हिंद यवन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी लंबे समय से ये यूनानी हिंद के क्षेत्र में बसे हुए हैं, जिस कारण मैं इनको हिंद यवन बोल रहा हूं। तो यहां पर एक लंबे समय अवधि के बाद एक बार फिर मौर्य साम्राज्य के कमजोर होते ही यूनानियों का कब्जा फिर से स्थापित हो जाता है 185 ईसा पूर्व। अब उनका अगला टारगेट होता है पाटलिपुत्र, मगध। जिस तरह से चाणक्य ने अपनी कूटनीति के तहत चंद्रगुप्त की शादी सेल्यूकस की बेटी हेलेना से करा के ये क्षेत्र दहेज में लिया था, उसी हिंद यूनानी क्षेत्र में अब हिंद यूनानियों ने दोबारा से अपना आधिपत्य स्थापित किया और वो अब मगध की ओर बढ़े। तब मगध पर मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ राज कर रहा था। बृहद्रथ भले योग्य था परंतु अधिक उदार होने के कारण निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसी समय पर उज्जैन में मौजूद एक राजा, शुंग वंश का राजा पुष्यमित्र शुंग सक्रिय हुआ। इस उदारता का फायदा उठाते हुए बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने न सिर्फ हिंदू यूनानियों को यहां आने से रोका बल्कि मगध के इस सिंहासन पर अपना नया साम्राज्य स्थापित किया। ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से चलने वाला यह साम्राज्य शुंग वंश का था। अब आप भारत को देखिए, जिस पूरे भारत पर कभी एक साथ शासन होता था, उस भारत के इस क्षेत्र पर शुंग वंश का शासन था। यहां पर हिंद यूनानी थे। कुछ समय पश्चात यहां पर चाइनीज अटैक हुए। चीनी आक्रमण के कारण दो जनजातियां सीथियन और सियूकी यानी कि कुषाण और शक भारत में शासन करने में कामयाब रहे। यानी कि विदेशी आक्रमण का यह दौर, टूटते भारत का यह दौर, जिस भारत में आप एक भारत नहीं पढ़ेंगे बल्कि इन्हीं के पैरेलल भारत के अन्य क्षेत्रों पर शासन लगातार चलता रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मगध के सिंहासन पर कब्जा करने वाले शुंग वंश की। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व की बृहद्रथ की हत्या करके, और क्योंकि अब अपने फॉलोवर थे बृहद्रथ के मौर्य साम्राज्य में, वो विद्रोह करेंगे, उस भय से पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र नहीं बनाई बल्कि जहां का वो रहने वाला था उज्जैन का, उसी के नजदीक विदिशा, ये विदिशा वही क्षेत्र है जो आप लोकसभा सीट भी है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा में बनाई और इस बड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। मजेदार बात मैं आपको यह बताऊं कि इस समय बाबा रामदेव योग दर्शन का जो प्रचार करते हैं, योग दर्शन के पहले गुरु पतंजलि, ध्यान से सुनिए, योग दर्शन के पहले गुरु पतंजलि, जिन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा था महाभाष्य के नाम से इन्होंने टीका लिखा था। ये परीक्षा में पूछा जाता है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, ये पुष्यमित्र शुंग के ही समय के थे। ध्यान से आप बात को नोट भी करते जाइएगा, ठीक। अच्छा, ब्राह्मण वंश का होने के कारण यह कट्टर था। ऐसा माना जाता है कि इसने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया, बौद्ध स्तूपों को इसने नष्ट किया। 84,000 बौद्ध स्तूपों को इसने नष्ट किया, ऐसा माना जाता है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और अगर आप एग्जाम में कभी देखते हैं कि निम्न में से किन शासकों ने अश्वमेध यज्ञ कराया, तो आपको यह पहले जानना जरूरी होगा कि इनमें से कौन से ब्राह्मण हैं, कौन से हिंदू हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में अश्वमेध यज्ञ नहीं होता था। अगर अश्वमेध यज्ञ का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शंस में से आप चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक यानी कि बिंबिसार, जितनों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया उनको हटा सकते हैं। तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण वंश को मानने वाले इस राजा पुष्यमित्र शुंग ने कराया। जान पा रहे हैं आप।
अब 84,000 स्तूपों को नष्ट करने वाला यह शासक ऐसा नहीं था। वैसे तो ये बेशक कट्टर ब्राह्मण था, बौद्ध धर्म से नफरत करता था, फिर भी इसने 2 स्तूपों का निर्माण भी कराया। देखिए ध्यान से, सांची और भरहुत का स्तंभ इसने बनाया। सांची के स्तूप पर अशोक ने लकड़ी की काष्ठ से कवर किया था, जो वक्त आने के साथ कमजोर हो गया था, तो इसने पत्थरों से सुरक्षा प्रदान की थी सांची के स्तूप को। जहां पर आप जान लीजिए सारिका पुत्र की अस्थियां हैं, गौतम बुद्ध के धातु अस्थियां हैं, धातु जो वो इस्तेमाल करते थे, और भरहुत के स्तूप की भी इसने रचना की। नोटिस भी करते जाइए आप। अच्छा, ये तो आपको पता है कि हिंद यवनों को इसने पराजित किया। आप देखिए इसके बाद अगला पुत्र आता है इसका अग्निमित्र। अग्निमित्र के ऊपर कालिदास ने एक रचना लिखी है, मालविकाग्निमित्रम। ये बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। मालविकाग्निमित्रम की रचना कालिदास ने की है, और इसी शासक अग्निमित्र के बारे में की है। अच्छा, हिंद यवनों की लड़ाई शुंग से निरंतर चलती रही। हम हिंद यवनों के बारे में अगर बात करते हैं तो हिंद यवन 2 शाखाओं में भारत में आए थे। एक डेमेट्रियस का वंश था, डेमेट्रियस जिसने हिंद यवनों की स्थापना की, और दूसरा था यूक्रेटाइटिस। यूक्रेटाइटिस डेमेट्रियस वंश में, क्योंकि इन्हीं लोगों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं आरंभ की थी। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने लागू की? हिंद यवन आपका सही उत्तर होगा। इस क्षेत्र से स्वर्ण मुद्राएं हमें मिलती हैं, हिंद यवन। ठीक। अच्छा, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण था मिनांडर। ऐसा माना जाता है कि मिनांडर सिकंदर से भी ज्यादा पराक्रमी था, और सिकंदर से भी ज्यादा भूभाग पर इसने शासन किया था, ऐसा माना जाता है। ध्यान से सुनिए मिनांडर के बारे में। अच्छा, मिनांडर की एक बार बहस होती है बौद्ध भिक्षु नागसेन से। मिनांडर की एक बहस होती है नागसेन के साथ, और उस बहस में धर्म को लेकर वो बहस होती है कि यूनानियों का धर्म श्रेष्ठ है या बौद्ध धर्म। उस बहस में कौन जीत जाता है? नागसेन। और नागसेन जब जीत जाता है तो सारा जिक्र उस बहस का कहां पर उल्लेखित है? एक बौद्ध ग्रंथ में, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में मिनांडर, जिसको बाद में मिलिंद कहा गया, मिनांडर और नागसेन के बीच की बहस लिखी गई है। ध्यान से सुनिए, मिनांडर इनका सबसे पराक्रमी शासक था। हिंद यवन वो शासक है जिन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। हिंद यवनों की जो राजधानी थी वो हुआ करती थी शाकल, यानी श्यालकोट। ये जो आप देख रहे हैं श्यालकोट हिंद यवन शासकों की राजधानी हुआ करती थी। एक और यूनानियों में शामिल शासक थे यूक्रेटाइटस के, उनका राजा था एंटियालकस। देखिए इनकी राजधानी थी तक्षशिला, जो दूसरा यूनानी कुल था, क्योंकि ये भी मिनांडर का शासन काल भी 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व का था, यानी कि शुंग वंश के ठीक पैरेलल। मिनांडर ने भी भारत पर हमला करने की योजना बनाई, मगध पर हमला करने की योजना वो बनाता है। सिकंदर से भी ज्यादा पराक्रमी था, परंतु शुंग शासकों द्वारा हिंद यवनों को हरा दिया जाता है। ये बड़ी घटना है, ये बड़ी बात है कि हम एक तरफ तो मिनांडर को इतना महान बता रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण वंश, कट्टर ब्राह्मण वंश उनको पराजित कर देता है। लेकिन दूसरा जो वंश है यहाँ पर यूक्रेटाइटस, ये जान गया था कि शुंग वंश को हराना इतना आसान नहीं है। वो मौर्यों के अगली वंश की अगली पीढ़ी के राजा है, यानी कि मौर्यों के बाद उस सिंहासन पर बैठे हैं। तो एंटियालकस वहां हमला नहीं करता, बल्कि मित्रता का प्रस्ताव रखता है, और इसी प्रस्ताव के अंतर्गत वो हेलियोडोरस को विदिशा के नजदीक बेस नगर में यहां पर एक गरुड़ अभिलेख स्थापित करवाता है। गरुड़, निश्चित तौर पर अगर ये बौद्ध धर्म का होता तो स्तूप बनवाया जाता, लेकिन ब्राह्मण वंश होने के कारण उनको खुश करने के लिए बेस नगर में गरुड़ अभिलेख लगाया जाता है। यूक्रेटाइटस वंश की जो राजधानी होती है वो तक्षशिला में होती है। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं देवभूति की। देवभूति की हत्या करता है वासुदेव, और यहां पर नया वंश स्थापित हो जाता है कण्व वंश, जिसकी बात हम अगले अध्याय में करेंगे। अब हम बात करते हैं एक और आक्रमणकारियों की, जो पश्चिम से नहीं उत्तर से आक्रमण करते हैं। मध्य में शुंग वंश है, पश्चिमोत्तर में हिंद यूनानी है, कुषाण वंश। चाइना से 2 प्रजातियां भारत पर हमला करती हैं, एक यहां पर टिक जाती है और दूसरी घूमकर यहां पर आ जाती है। यहां वाली प्रजाति शक वंश के नाम से जानी जाती है, जिसका भी हम उल्लेख करेंगे। अब हम देखते हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल विशेष, नाम सुन लीजिए आप, कुजुल विशेष। और उसके बाद अगला शासक था विम विशेष। विम विशेष को माना जाता है ये शैव धर्म का अनुयायी था।
वेब काल विशेष। परंतु इनमें सबसे महान शासक अगर कोई था तो वो था कनिष्क। कनिष्क के बारे में हमें जानना बड़ा जरूरी है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए आप, कनिष्क को ही द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क के बारे में मैं आपको बताऊं, कनिष्क एक व्यापारी था जिसने भारत के बड़े भूभाग पर अपना व्यापार स्थापित किया। ये क्या करता था, ये यूरोप से स्वर्ण मुद्राएं भारत में मंगाता था और भारत में बदले में रेशम कपास भेजता था। इसने कश्मीर के ऊपर सिल्क रोड भी बनाई है। यहाँ पर सिल्क रोड बनाई है जो यूरोप से व्यापार के लिए जाती थी। यूरोप से व्यापार के लिए सिल्क रोड बनाई थी। चाइनीज दिमाग, हालांकि ये बौद्ध धर्म को मानने लगा था, हम उसके बारे में बात करेंगे। बड़ी बात नहीं है कि तिब्बत में भी दलाई लामा है, कई लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक सिल्क रोड बनाई गई थी जहां पर आज पाकिस्तान चाइना एक गलियारा भी बना रहा है, वो सिल्क रोड से व्यापार होता था। यूरोपीय इतिहासकार प्लिनी कहता है, यूरोपीय इतिहासकार प्लिनी इतना दुखी हो जाता है कि एक भारत का व्यापारी यूरोप से सारा, इटली का है प्लिनी, यूरोप से सारा स्वर्ण अपने देश में इकट्ठा करता जा रहा है, यानी कि यूरोप को खत्म करता जा रहा है। और वह इतिहासकार कनिष्क की बात कर रहा था। तो कनिष्क आप देख सकते हैं कितनी स्वर्ण मुद्राएं भारत में ले आया। हालांकि यहाँ पर स्वर्ण मुद्राएं चल चुकी हैं। सबसे ज्यादा देखिए, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का यहाँ पर चलता था कुषाणों के समय में। अब कनिष्क व्यापारी था, उससे अच्छी पहचान थी असली स्वर्ण मुद्राओं की, तो सबसे ज्यादा वही शुद्ध सिक्के मंगाता था यूरोप से, और 24 कैरेट के वो सिक्के भारत में यूज होते थे। उसके बाद आप देखेंगे कि इस पूरे भारत पर गुप्त शासन आ जाएगा। तो जो हिंदू यूनानियों के सिक्के थे वो भी गुप्त लोगों के पास आएंगे, तो पूरे पर गुप्त का शासन होगा। कनिष्क के सिक्के भी गुप्त शासन के पास रहेंगे। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो सोने के सिक्के इस्तेमाल करेंगे वो गुप्त काल के शासक करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम पढ़े कनिष्क के बारे में, कनिष्क के व्यापारिक दृष्टिकोण की हमने आपके सामने बात की। कनिष्क का एक दूसरा चेहरा जो उसको द्वितीय अशोक कहता है, वो इसलिए क्योंकि कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का खुल के प्रचार किया। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रवर्तक था। यह महायान शाखा तब बाहर निकली जब कनिष्क के दौर में चौथी बौद्ध संगीति होती है, चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के समय में। एक्चुअल में कनिष्क चाहता था कि वो महायान शाखा का प्रवर्तक तो बाद में बना, वो चाहता था कि बौद्ध धर्म के लिए वो कुछ करना चाहता था। तो पासर्व, उसके दरबार में पासर्व नाम का आदमी था, तो पासर्व के कहने पर कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई। उस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक के अलावा एक नए ग्रंथ की रचना हुई, उसका नाम था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की रचना चतुर्थ बौद्ध संगीति में होती है। लगभग 70 ईस्वी की घटना है। हम सन 0 से ऊपर आ चुके हैं कनिष्क के समय में। अच्छा, ये इसकी अध्यक्षता कौन करता है चतुर्थ बौद्ध संगीति की? वासुमित्र। क्योंकि वासुमित्र ने इससे पहले महाविभाषा शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा होता है, जिसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहते हैं। बौद्ध धर्म पर सबसे बड़ा टीका महाविभाषा शास्त्र, ये वासुमित्र ने लिखा। ये वासुमित्र ने ही चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। कनिष्क के दरबार में बड़े बड़े विद्वान बैठा करते थे, जिनमें से चरक, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। चरक के को कौन नहीं जानता? भारत। और नागार्जुन, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ध्यान से सुनिए आप, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, वो चरक के दरबार में ही होते। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र, सॉरी बौद्ध चरित्र नहीं, यहां पर होगा बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र की रचना की। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। उसके अलावा वासुमित्र हमने आपको बता ही दिया। शक संवत सन 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ कुषाणों ने ही किया। आप कंफ्यूज मत होना कि शक संवत का आरंभ तो सबको करना चाहिए था, नहीं। अपने दूसरे चीनी भाइयों की याद में सन 78 ईस्वी में शक संवत कनिष्क द्वारा लागू किया गया। इसको 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय साके के रूप में भारत ने अपना राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया है। 22 मार्च 1957 को। तो ये था अशोक का द्वितीय अशोक कनिष्क, जिसके समय में हुई चौथी बौद्ध संगीति। अब एक और चाइनीज जो सीथियन प्रजाति के हैं, शक। अब कहने को तो देखिए, शकों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया भारत पर। ऐसा माना जाता है कि शक 5 शाखाओं में आए थे। एक अफगानिस्तान में थी, एक गुजरात में थी, एक राजस्थान में थी, एक डेक्कन में थी। तो ये 5 शाखाओं में भारत में आए थे। और इनमें सबसे शक्तिशाली, क्योंकि समुद्री व्यापार होता था गुजरात की शाखा का, सबसे शक्तिशाली जो शाखा थी वो थी गुजरात की शाखा। जूनागढ़ से मिले रुद्रदामन के अभिलेख से पता चलता है। रुद्रदामन के अभिलेख में तो लिखा है कि इन्होंने जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार कराया था। रुद्रदामन के बारे में हमें जानकारी मिलती है जो शकों के बारे में बताती है।
एक्चुअल में शक लंबे समय तक यहाँ पर शासन करते हैं। सबसे ज्यादा लंबे समय तक अगर वो टिकेगा तो ये छोटी शाखा शकों की, और इनको परास्त करके चंद्रगुप्त गुप्त काल तक रहेंगे ये लंबे समय तक। इन्हीं को परास्त करके चंद्रगुप्त द्वितीय एक उपाधि लेता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वास्तव में ये विक्रमादित्य की उपाधि शकों को पराजित करने के बाद ही मिलती है। सन 58 ईसा पूर्व जब विक्रमी संवत आरंभ हुआ था तो उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने एक बड़े राजा शक के बड़े राजा को पराजित किया, उसके बाद ये उपाधि ली गई। तब से लेकर के अब तक 14 राजाओं ने शासकों ये विक्रमादित्य की उपाधि ली। अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला शासक हेमु विक्रमादित्य था। आगे पढ़ेंगे हम इस बारे में। तो फिलहाल मित्रों ये था मौर्योत्तर काल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आंध्र सातवाहन और कर्ण वंश के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइए। धन्यवाद।